हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं जानता हूँ थोड़ी वीडियोस लेट आ रही हैं, पर थोड़ा सा मेरे को काम रहता है, तो इस वजह से थोड़ी वीडियोस लेट आती रहती हैं। तो होपफुली हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी जल्दी आएगी, एंड सॉरी फॉर दैट। तो आज की क्लास में पहले तो कुछ डाउट्स थे बच्चों के, वो क्लियर कर देते हैं कि टेस्ट चार्ज है क्या बेसिकली। सबसे पहला जो डाउट है वो इसका है कि ये टेस्ट चार्ज है क्या बेटे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है आज की डेट में कि व्हाट इज द टेस्ट चार्ज एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट। समझ में नहीं बात। देखो, अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो मैंने आपको चीजें जो सिखाई थी वो यूनिट के लिए सिखाई थी। किसके लिए? यूनिट के लिए। तो जो क्यू नॉट है जनरली हम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 गुलाम की क्वांटिटी के ऊपर चार्ज पे करना चाहते हो एक्सपेरिमेंट, या फिर एक्सपेरिमेंट ऑफ 1 माइक्रो गुलाम। जनरली हम 1 माइक्रो गुलाम के आसपास की क्वांटिटीज लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये तो वो है। अब टेस्ट चार्ज को ये कहा गया कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। बेटा इट्स डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बता दूं, जनरली हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके अंदर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। किसको लेते हैं? टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। और पॉजिटिव लेने का रीजन ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है वो एमिट करता है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। अब इस चीज के बारे में एमिट एब्जॉर्ब ये वगैरह वाली बातें जो है हम आज भी करेंगे। धीरे धीरे आज हम कोर्स को बढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें आज हम समझ जाएंगे अच्छी तरीके से कि है क्या। वैसे बेसिकली आपने टेस्ट चार्ज समझना है कि टेस्ट चार्ज एक यूनिट चार्ज होता है जो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल पर्पज से यूज करा जाता है कि फील्ड आपके एग्जर्ट करती है या फिर नहीं करती। डिपेंड करता है। अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि हम 1 माइक्रो गुलाम ही चार्ज दे देगा। ये तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट कहा जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट कहा भी जा रहा तो हम चार्ज की प्रॉपर्टी को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है तो बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्ब करते हैं तो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि एक जो टेस्ट चार्ज है बेटे, टेस्ट चार्ज को हम यूनिट चार्ज मानते हैं जो जनरली पॉजिटिव लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें एक यूनिट नेगेटिव चार्ज भी लेना पड़ जाता है, एक यूनिट पॉजिटिव भी चार्ज लेना पड़ जाता है। अब एक यूनिट और एक यूनिट की बात करें, हम 1 माइक्रो गुलाम की बात करें या फिर हम 1 गुलाम की बात करें, डिपेंड करता है। जनरली हमारे जो बेसिक हमारी स्टडी में हम वो चार्जेस जो है वो माइक्रोग्राम्स के अंदर हम माइक्रोग्राम्स की बात करते हैं। जनरली इतना वाइड रेंज 1 गुलाम का चार्ज वगैरह ये चीजें हम देखने पे लाते हैं। तो ये जनरली आप समझ गए होंगे बेसिकली कि टेस्ट चार्ज है क्या। अब ये बात रही क्यू नॉट की। कुछ बच्चों ने कहा कि सर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। मान लीजिए अगर मैं Q1 क्यू नॉट लेता हूं और मैंने आपसे कहा कि आप 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए, तो आप 8 ही सेंटीमीटर लीजिए। ये नहीं कि आप भी मुझे कह के बता रहे कि सर मैंने 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया तो आंसर ये आ गया। बेटा ये क्या क्वेश्चन बना? ये तो आपने अपनी मर्जी से कर लिया। फिर क्वेश्चन बनाओ, जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका आंसर मुझे वैसे चाहिए, लेकिन जो आप अपने आप से बना रहे हो उसका आंसर मैं चेक कर सकता हूँ। लेकिन आप ये मत कीजिए कि हमने अपनी मर्जी से ले लिया। ये कोई मतलब नहीं होता। मान लीजिए मैंने आपको पहले कहा कि 1 सेंटीमीटर दे रखा है, उसके बाद फिर मैंने आपको कहा कि भैया ये डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है बेटे आप अपनी मर्जी से ले लोगे। क्वेश्चंस की डिमांड जिस हिसाब से आप उस हिसाब से डिस्टेंस लोगे, तो ऐसा कभी नहीं करना है। दो डाउट थे बच्चों के, मेजर डाउट कि पहली बात ये एक स्क्वायर वाले क्वेश्चन का डाउट बहुत ज्यादा चल रहा था। तो बेटे मैंने आपको जो बना के दिया था ना उसका नाम होता कंसेप्ट। आप वो चीज कहीं पर भी लगाइए। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई क्यू नॉट ले रखा है सेंटर में और इसकी वैल्यू मैंने आपको दी नहीं है, तो आप क्यू नॉट ही रखिए, जबरदस्ती वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। समझा नहीं बात। क्वेश्चन कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो ये डिपेंड करने की बात है कि वो आपको वैल्यू दे रहे हैं दे रहा। अगर मैंने कहीं 1 माइक्रोकुलम दे रखी है तो वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर निकालिए। अगर नहीं दे रखी तो क्या जरूरत है भाई। आपको जब बताया जा रहा है कि हाँ भाई क्यू नॉट लेना है तो जस्ट क्यू नॉट आप लीजिए और आंसर को सॉल्व कीजिए। कभी भी ऐसा ना करें अपनी तरफ से कि सर वैल्यू नहीं दी हमने तरफ से वैल्यू रख लिया, डिस्टेंस नहीं हमने अपनी तरफ से रख लिया। बेटे कंसेप्ट होते हैं और ये कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स होते हैं। आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है, समझ नहीं बात। आपको यहाँ पर कुछ और चीज पूछी जा सकती है। अब बेसिकली ये कुछ डाउट्स थे जो हमें आज क्लियर कर देते हैं, हमने क्लियर कर दिया। दोबारा से हम एक बात बता देते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई डिस्टेंस नहीं लोगे, जो दिया गया वही लेना है। या तो ए सेंटीमीटर साइड होगी या फिर आर होगी या कुछ भी होगी, वो अपनी तरफ से नहीं लेना। आपकी रिलेशन के लिए बोला जा रहा है तो भी, विदाउट रिलेशन बोला जा रहा है तो भी। क्यू नॉट की वैल्यू अगर मैंने क्वेश्चन में गिवन दी है या क्वेश्चन में आपको गिवन दी जा रही है तो ही लेनी है, अगर नहीं दी जा रही तो वैल्यू लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। इसके बाद टेस्ट चार्ज एक यूनिट चार्ज होता है जो हमारे लिए ऑलवेज हम लगभग लगभग कहीं कहीं जो ऐसे हमारे एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है इसमें हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होगा। कहीं कहीं केसेस पे उसे नेगेटिव भी लेना पड़ता है, समझा नहीं बात। और बहुत से ऐसे केसेस है जहां पर हम नेगेटिव लेंगे, समझा नहीं बात। लेकिन ज्यादातर जो है पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैल्यू ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स है। 1 माइक्रो गुलाम के चार्ज को हम यूनिट चार्ज कह देते हैं या 1 गुलाम के चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कह देते हैं।
तो इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, जैसे एक्सपेरिमेंट की नीड होगी हम वैसी वैल्यू रख सकते हैं टेस्ट चार्ज की। कि मान लो कि भाई मुझे 4 माइक्रोकुलाम के चार्ज से जो है टेस्ट करना, तो मैं 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज थोड़े रख के टेस्ट कर लूंगा, समझा नहीं बात। वो जनरली स्मॉल अमाउंट को डिनोट करना चाहिए, बहुत कम अमाउंट का चार्ज होना चाहिए, जिसे हम क्या कह देते हैं, टेस्ट चार्ज कह देते हैं। अब हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं और नेगेटिव क्यों नहीं लेते, नेगेटिव कुछ केसेस में क्यों है, पॉजिटिव सभी केसेस में क्यों है, इसका रीजन हम आगे अच्छे से समझेंगे बहुत बेसिक तरीके से। तो ये चीजें आप जरा ध्यान से समझेंगे कि टेस्ट चार्ज बेसिकली एक यूनिट चार्ज होता है जो 1 कूलम या 1 माइक्रोकुलाम के आसपास होता है। जनरली हमारे एक्सपेरिमेंट्स में उनको पॉजिटिव लिया जाता है, और जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो। 99% केसेस में जनरल तौर पर हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हमारे पास आते हैं जिनमें हमें नेगेटिव लेना पड़ता है, समझा नहीं बात। तो इन चीजों को थोड़ा माइंड से क्लियर कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, डाउट इसमें जो थे आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ कि अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं लेनी है जब तक वैल्यू दी ना जाए। आपको क्यू नॉट दिया गया, आप क्यू नॉट रखिए, समझा नहीं बात। आपको डिस्टेंस दिया जाता तो डिस्टेंस रखिए, नहीं दिया जाता तो आप छोड़ दीजिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते चलते हैं जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, ठीक है। जरा इन्हें ध्यान से देखना बाप। चलिए, मैं आपको कुछ 1-2 कंसेप्ट फॉर न्यूमेरिकल पर्पज से, ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स, ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स, ताकि आप देखते ही क्वेश्चन को समझ जाओ कि न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, समझा नहीं बात। और ये क्या है, कंसेप्ट है जो आपने सीखने हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा करके जो है वो स्टार्ट हो जाओगे, पहले सीखना। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या आते हैं। कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, जनरली ये फोर्स के ऊपर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, 1 2, ठीक है। दोनों के ही कंसेप्ट हमने क्लियर करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर भी हो सकता है। आप मुझे बताएंगे, वैसे भी आपने डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपने उसका जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे हो, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखो, क्वेश्चंस को देखो, आप क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में 2 कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हम निकालते हैं। पहले से चलते हैं हम। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि फाइंड द पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट एट विच नेट ई नेट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। हम पहले कंसेप्ट बनाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं बेटा, आप उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि ये 12th की फिजिक्स है, और जितना इसको डीप इनसाइड जाके सीखोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। पहले कंसेप्ट बनाइए, अगर आपने कंसेप्ट बना लिया तो उसके जैसे 1000 न्यूमेरिकल हो सकते हैं। और अगर आप एक ही न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो तो फिर तो उसका कोई बेटा तुक नहीं बनता। एक न्यूमेरिकल पढ़ोगे, बाकी के फिर दोबारा उसी आप स्टेज पर आ जाओगे। इससे पहले तो अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया है, तो कंसेप्ट सीखने का मतलब ये होता है कि एक बार चीज सीख ली गई है तो अब क्या है, वो लाइन वाइज आप लास्ट तक सीख सकते हो। आप पहले क्या करते हैं, बच्चे जनरली एक क्वेश्चन सीखा, फिर दूसरे पर अटक गए, फिर तीसरे पर अटक गए। अरे भाई, उन जैसे क्वेश्चनों को एक बारी में ही समेट लो ना। अब बार बार ऐसे करोगे तो फिर तो आप खुद परेशान हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको पहले कहता हूं कि मैं पहले क्या सिखाता हूं, कंसेप्ट। जब तक आप इन्हें नहीं सीखोगे आप कुछ नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल देखना कि अगर मैं हार्ड सार्ड न्यूमेरिकल भी बना के दे रहा हूं तो आपको कितना इजी लगेगा इसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट एट विच द नेट ई नेट बराबर 0। कहीं पर एक चार्ज हमने ले लिया Q1, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अदर पॉजिटिव अदर नेगेटिव डजंट मैटर। यहां पर हमने Q2 चार्ज ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। समझ रही बात। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, फिलहाल हमने R मान लिया, ठीक है कि नहीं है? आपने भी R मानना है, इससे फालतू आपने कुछ नहीं करना। अब मान लीजिए मैंने लेट करा, पहले आपने क्या करना है, पहले कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, बाद में करना है। तो क्वेश्चन करने के लिए पहले हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम दैट अगर मैं इस पॉइंट को ए मान रहा हूं, ये पॉइंट बी है, तो यहां के मैंने पॉइंट सी मान लिया अपनी तरफ से, कि एज्यूम दैट एट पॉइंट सी द ई नेट विल बी 0। हमने अपनी तरफ से माना, और सी यानी कि, और यही चीज आपने मानी कि लेट ए सी का जो डिस्टेंस है वो एक्स होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया।
और अगर ये पूरा आर है, ध्यान से देखना, अगर ये पूरा आर है, ये एक्स है, लेट मी एक्सप्लेन यू, ये अगर आर है, ये अगर एक्स है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस जो होगा वो आर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग? अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो जो सी बी डिस्टेंस है वो आपका क्या बचेगा, आर माइनस एक्स बचेगा, देयरफॉर लगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होगी तो हमें सिर्फ दो चार्ज चाहिए। कितने चार्ज चाहिए? दो, एक इस साइड और एक इस साइड। दोबारा सुन लो, एक चार्ज इस साइड चाहिए और एक चार्ज इस साइड चाहिए हमें, और फालतू चार्जेस की कोई दिक्कत नहीं है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो। अब हम क्या करते हैं, ई नेट बराबर क्या बोला उसने, खुद ही बोल दिया कि ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कीजिए ई नेट बराबर क्या हो, जीरो। तो हमें क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज से बन रही है ई वन से, यानी कि हम कह सकते हैं ई ए से, प्लस नेट हम टोटल करके निकालेंगे, जो हमारी ई बी से बन रही है बेटा वो किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है अपने आप में, ये आपके डेरिवेशंस को भी सॉल्व करवाएगा, जब आगे डेरिवेशंस करोगे उनको भी सॉल्व करवाएगा, समझना है। तो हमने वैल्यू मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब हम मान लेते हैं ई ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ई ए की वैल्यू होगी 1/4πε0, क्योंकि मीडियम हमने एयर ले रखा है, हम एयर और वैक्यूम की ही बात करेंगे, हमारे फिलहाल कोई मीडियम नहीं ले रहे हैं। और साथ में कौन से चार्ज की फील्ड निकालनी है, Q1, और कितने डिस्टेंस पे निकालनी है बेटा, इस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे, तो एक्स स्क्वायर। होप आर यू गेटिंग? इसी तरीके से अगर मैं ई बी की वैल्यू निकाल लेता हूं तो अगेन 1/4πε0, ये Q2 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर मैं इन दोनों को रख लूं, ठीक है, अभी हमने कोई ये गारंटी नहीं ली है कि प्लस माइनस चलेगा। अगर आप इसे प्लस लेना चाहते हो, इसे माइनस लेना चाहते हो, तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ माइनस का बस आपने एक साइन लगा देना है। क्लियर? यहाँ पे जब रखोगे तो 1/4πε0 Q1/x²। ठीक है, ये प्लस का साइन है तो प्लस 1/4πε0 माइनस Q2 में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर जीरो। मैं कंसेप्ट बना रहा हूं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, और एक तरीके से थोड़ी सी छोटी सी डेरिवेशन भी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बेटे इसे उधर ले जाओ, ये माइनस माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, है ना। Q2 में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर जीरो, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास एक वैल्यू बचेगी 1/4πε0 Q1/x² बराबर 1/4πε0 Q2 में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये कट गया, हमारे पास एक क्वांटिटी बची Q1/x² बराबर Q2 में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं इसे और अच्छे से लिखना चाहूं और लिखना बताऊं आपको, तो आप लिख सकते हो Q1 में Q2 विल बी x² माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से अगर मैं न्यूमेरिकल ऐसा देखूं, जहां भी मुझसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, आपको एक पॉइंट ज्ञात कीजिए, तो मेरे हिसाब से तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास तो जितने भी आप कंसेप्ट, मैं आप वही बात बता रहा हूं, आप घुमा घुमा के क्वेश्चन दीजिए, यहाँ एक और चार रख लीजिए, चलो मान लीजिए मैंने Q0 रख लिया, क्या फर्क पड़ रहा है बेटे, Q0 इसके साथ कोई कॉमन वाली बात नहीं है। इधर के लिए भी यही चीज फील्ड ये बना रहा है चार्ज, और ये फील्ड बना रहा है चार्ज, डिस्टेंस ये है ये है, मैं कुछ और वैल्यूज रख दूं कोई मतलब नहीं बनता, मीडियम चेंज कर देंगे कोई मतलब नहीं बनता, क्या मीडियम के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है? क्योंकि जब ये चार्ज रखे जाएंगे, तो अगर मैंने फिलहाल एयर मीडियम लिया तो इन दोनों के लिए फिर दोबारा मीडियम करेगा ओनली वाटर, ये अलग और ये अलग मीडियम में एक साथ कभी केस ऐसा नहीं बनेगा। अगर इनकेस बनता है तो हमने यहां पर वैल्यूज चेंज करनी है, बस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन की जगह वो एक कंडीशन आ जाएगी एक्सटर्नल। इससे फालतू आप ये देखेंगे यहां पर कि क्वेश्चंस आप इनफाइनाइट ले जाइए, डजंट मैटर, कंसेप्ट मात्र इतना सा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए दे देता हूं कि मेरे पास, अब देखना 2 मिनट का काम है, 2 माइक्रो कूलम, ठीक है बेटे, और मेरे पास 32 माइक्रो कूलम। देखो यहां पे हमने साइन पहले ले लिए, तो यहां पर चार्जेस के साइन लेने की जरूरत नहीं है, -2 या -4 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ध्यान से समझना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है 2 मीटर का है, या 2 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं बेसिकली। ठीक है, आप मुझे बताइए, जहां पर एक ऐसा पॉइंट ज्ञात कीजिए जहां पर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, जीरो हो, डिस्टेंस निकालना है। आप इसे एक्स मान लो, ये 2 - x हो जाएगा, कुछ नहीं करना,
कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतनी सी बात कि -2 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 32 माइक्रोकूलम इज इट ओके, बराबर एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द एक्स? एक्स की वैल्यू आपने एक्स ली है और ये क्या है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कट गया, इससे ही कट गया, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं लेना है आपने, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं लेना है क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा चुके हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ माइनस हम ले चुके हैं, आपको इसमें माइनस लेने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा समझ लो, क्वेश्चन में अगर आपको गिवन दिया जा रहा होगा कि चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लेने की जरूरत आपको कोई भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपने जस्ट वैल्यू उठा के पुट करनी है, यहाँ से इनके साइन कन्वेंशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमने पहले ही ले लिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इनकेस ये दोनों पॉजिटिव हैं, समझ में नहीं बात, तो यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा, एक नेगेटिव लेना है। तो एक कंसेप्ट इस तरीके से आपको बना के दिया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। बस मैंने तो एक छोटा सा आपके लिए प्रयोग करा था, और ये बचेगा फिर 1/16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, और छोटा करना है तो इसका होल स्क्वायर ले लीजिए, एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर आगे अंडर रूट में जाएगा तो अंडर रूट 1/16 एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। मैं इधर वाले को रब कर देता हूँ, वैसे मैं रब इतना ही हिस्सा कर पाऊंगा क्योंकि मुझे फिर दोबारा से इस कंसेप्ट को लेके आना है, ठीक है। तो देखिए मैं ये वाला हिस्सा रब कर देता हूँ जो हमने करा हुआ है कैलकुलेशंस, वैसे तो ऊपर वाला कर देते हैं, ठीक है। तो 1/4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 बराबर में एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटे, बात समझ आ रही नहीं आ रही क्या कह रहा हूं मैं, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई और ये बचेगा 4x, इधर जाएगा 2 बराबर में 4x प्लस में x, 2 बराबर 5x, x की वैल्यू निकालेंगे 2/5, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 0.40 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा कितने पॉइंट पे। अब ध्यान देना, समझने वाली बात, हमने ये डिस्टेंस लिया था यहां से, ये वाला हमने x माना था, ये हमने 2 माइनस एक्स माना था, तो ये 0.40 है, तो ये 1.6 सेंटीमीटर है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हमने कुछ नहीं करा, इसकी फील्ड इंटेंसिटी निकाली, इसकी निकाली, दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि हमें बोला गया था आप एक ऐसा पॉइंट याद कीजिए जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमने वही काम करा, कोई दिक्कत नहीं थी, हमने दोनों को जोड़ के 0 कर दिया, अलग अलग सेपरेट निकाला, साइन कन्वेंशन, जैसे साइन कन्वेंशन दिए जाए वैसे लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आंसर आपका आएगा, टेंशन नहीं लेनी, जैसे साइन कन्वेंशन दिया जा रहा है वैसे लीजिए। मैंने एक पॉजिटिव नेगेटिव दिया, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है बेटा। हमने एक सेपरेट कंसेप्ट बना लिया था, वो सेपरेट कंसेप्ट आप दोबारा एक बार अभी और समझोगे, मैं भी आपको एक बार और समझाऊंगा, क्लियर है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट, यानी कि आपके पास कुल मिला के, आप इसको तो नोट कर ही लोगे, वीडियो में तो देख रहे हो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। यानी कि कुल मिला के हमारे पास एक वैल्यू आई, क्या आई कि Q1 अपॉन Q2 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, या फिर R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। किसी भी ऐसे क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपने ये देखना है, ठीक है, क्या देखना है, सिर्फ आपने ये चीज देखनी है, और मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। आपका भी हो जाएगा, अच्छा है, आप दूसरों को सिखा सके तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं कर रहा हूं, सभी को एक जैसी चीज सिखाई जा रही है, और सभी को वो चीज सिखाई जा रही है जो सभी के लिए वैल्यूएबल है, आपका टाइम बचाती है। एंट्रेंस में भी आपको पहले मैं डिटेल मेथड पढ़ाता हूँ, ताकि सीबीएसई में तो डिटेल चलता है, और अदरवाइज तो आप ये भी सीख सकते हो, बात समझ आई नहीं? चलिए ये तो खैर बातें होती रहेंगी। अब हम बात करते हैं बेटा फोर्स को लेकर के, किसको लेकर के, फोर्स को। देखना जादू दिखाता हूं मैं आपको, मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी तो जादू बहुत छोटा है, बहुत प्यार से सीख जाओगे। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की, सेकंड वाले की, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चल रहे तो डजंट मैटर। बेटा मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें जो क्वेश्चन आना है, इसमें क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट द पॉइंट एट विच ई नेट की जगह एफ नेट बराबर 0, या फिर एक बहुत बड़ा वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम। या तो ये बोला जाएगा कि सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, आप वो पॉइंट निकालिए, या बोला जाएगा कि एफ नेट कहां पर हो, 0। तो आप तो होशियार हो, बस यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, वो आएगी आपका टेस्ट चार्ज। जरूरी नहीं है टेस्ट चार्ज हो, कोई और भी चार्ज हो सकता है, बेसिकली हम टेस्ट चार्ज की बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं वही बात कि हमें तो कहा गया, हमने एफ ए
प्लस एफ बी लेकर के किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। इसको हम अगर इक्वेशन फर्स्ट मान ले तो कोई बड़ी बात नहीं, एफ ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0। मीडियम एक साइड मीडियम दूसरी साइड मीडियम अगर होगा तो आपने मीडियम वाली चीजें ले लेनी है। और यहाँ पर Q1 पॉजिटिव का तो हमने पॉजिटिव ले लिया अपॉन में बेटा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, हमने फिर से वही चीजें सारी, कोई अलग नहीं है, वही डिस्टेंस मानना होगा। एफ बी की बात बताएंगे तो 1/4πε0, हम यहाँ पे Q2 अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हैं, दोनों को उठा करके फिर दोबारा उसमें रखिए। जब आप उस इक्वेशन में रखेंगे तो क्वेश्चन मैंने बता दिया फोर्स के टाइम पे किसका आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे किसका आएगा, तो 1/4πε0 प्लस Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/4πε0। ठीक है, Q2 माइनस का साइन होगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ आ जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बराबर किसके रखना है, 0 के रखना है। बेटा माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। बहुत प्यार से समझ में आ रहा है ना, ठीक है, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है कि नहीं है, कंसेप्ट बहुत प्यारे हैं। मैं चाहता हूँ आप चीजें ऐसी सीखो कि लगे कि हाँ भाई आपने कुछ फिजिक्स पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि गधों और गोबर वाले जो गधों की रेस में घोड़े की रेस में गधे भी दौड़ रहे तो आप गधों की तरह दौड़ना शुरू कर दोगे। बी यार हॉर्स, ठीक है कि नहीं है, बी लाइक हॉर्स, उधर चला जाएगा। अब याद रखना हमने लिया है फोर्स, तो यहाँ पे दो चार्जेस होते हैं, इनके बीच का फोर्स और इनके बीच का फोर्स, हमने वो ध्यान नहीं दिया था एक बारी, फिर दोबारा से Q1 Q0 माइनस Q0 Q2 Q0, दो चार्जेस होते हैं फोर्स के अंदर, तो आपने दो ही लेने, समझ में नहीं बात, यहाँ पर भी Q0 यहाँ पर भी Q0, क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना, दो चार्जेस होते हैं। अब यहाँ बचेगा हमारे पास Q1 Q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर 1/4πε0, Q2 Q0 अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो दिक्कत तो नहीं। अब बेटे 1/4 से तो 1/4πε कौन नॉट कट गया, Q0 से Q0 कट गया, फिर दोबारा हमारे पास एक वैल्यू बची Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यही तो जादू सिखाना था, जादू सिखाना ही क्या था, यही तो जादू सिखाना था, जादू यही सिखाना था कि कंसेप्ट तो एक बनाया है पर काम किसके लिए आ गया, दो चीजों की। बात समझ नहीं आई, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ या क्या आपको करवाना चाहता हूँ। आपको मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप जितना मेरे हिसाब से कंसेप्ट बनाते हुए चलोगे, डीप फिजिक्स लेके चलोगे, उतना प्यार से आप चीजों को सीख जाओगे और उतनी ही बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में। क्लियर ही नहीं क्लियर, तो मेरे हिसाब से वैसे कोई न्यूमेरिकल आने लगे, चाहे वो फुली एंट्रेंस हो, एंट्रेंस का भी टॉपिक ही है, चाहे वो फुली सीबीएसई हो, क्योंकि मैंने पहले कहा है मैं एक काम बहुत अच्छा आपको सिखाने वाला हूं, आपका खुद से बेस क्लियर करवाना। जिस टाइम बच्चों बेटा बेस क्लियर हो जाता है ना तो 90% चीजें बेस से ही सारी क्लियर हो जाती है, 10% थोड़ा सा उनमें बस यही तो होता है कि कंसेप्ट को घुमाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि कंसेप्ट उन्होंने बाहर से ला दिए, एनसीईआरटी वही है, टॉपिक्स वही है, क्वेश्चन ही तो चेंज हो रहे हैं, बेस तो चेंज नहीं हो रहा। तो बेस को इतना क्लीन तरीके से समेटो कि आपको एक बारे में चीजें, एक से ज्यादा दो चीजों के आप नॉलेज ले सको। तो हमने एक चीज पढ़ी, हमने दो की नॉलेज ले ली, अब समझ आ गई। चलिए, ये तो न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, मैं आपको एक पेज पे भी न्यूमेरिकल्स लिख के दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आएगा, पहले ही आएगा या मैं अभी जाते जाते आपको बता दूंगा, तो आपने क्या करना है, हम क्वेश्चंस को घर पे बैठ के सॉल्व करना है। फिलहाल हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो समझ गए होंगे जादू कि सभी के लिए वही है, ऐसे ही है, और ये एक के लिए नहीं, अभी और बहुत कुछ सीखोगे, बहुत चीजें सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। फिजिक्स ही तो है, डरना किस चीज का, कि भाई डर के करोगे क्या, डर के नहीं करते फिजिक्स। चलिए अब हम सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओहो बहुत बढ़िया चीज है, सीखने में मजा आएगा। देखो इसका किसी भी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ये पहले से चलते आए हैं कंसेप्ट, तो पहले से ही चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम है, बात समझ आ रही नहीं आ रही, मैं दोबारा बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑलमोस्ट सेम है, हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं आपको 13-14 प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, ठीक है, बुक में तो खाली 4 ही है या 5 है एनसीईआरटी की बुक में, हम अगर 13-14 पढ़ रहे हैं तो 13-14 के 13-14 हमारे पास क्वेश्चन है, बात समझ आई क्या है,
13-14 के 13-14 हमारे पास क्वेश्चन है और A1 क्वेश्चन है, आपको आने ही चाहिए। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो एक वर्ड होता है बेटा, वन वर्ड होता है, ये वर्ड जरा ध्यान से समझना, जिसको हम स्प्लिट आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिट आइस। मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा, लिखने के बाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और आप ध्यान देना कि प्रॉपर्टी एक नहीं है, हमारे पास 13 प्रॉपर्टीज है। कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 13 प्रॉपर्टीज है। बात समझ में नहीं है? बात 13 प्रॉपर्टीज हैं। तो बेटा सबसे पहली है कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहली प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, मैं बस अभी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा बहुत, ठीक है। दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्ट, दे एक्ट्स longitudinally, they exert lateral pressure, ठीक है। अभी तो ये एक हुई है, ये 2 3 4, अच्छा सॉरी 3 4, ठीक है। समझ नहीं बात? यहां लिखना है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो क्वेश्चन ही आता है बोर्ड में कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होगा कि नेवर इंटरसेक्ट क्यों ईच अदर करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन की पॉजिटिव क्यों लेते हैं, फलाने क्यों लेते हैं, ढिमका क्यों लेते हैं, बहुत सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। दे फॉर्म्ड इमेजिनरी स्पेस, या हाइपोथेटिकल भी कह सकते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझनी है, समझ नहीं बात। ए टेंजेंट ड्रॉ ऑन दीज लाइन शोज इट्स डायरेक्शन, यानी कि इन्हीं लाइन के ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट खींचते तो डायरेक्शन दिखाता है। अभी मैं एक प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है और आपको जो है वो सारी चीजें हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझेंगे भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके बाद इंटेंसिटी इज मैक्सिमम whenever they are in closed loop, और intensity is minimum whenever they are in लूज लूप, या इसको क्लोजली पैक लिख लीजिए आप, और ये लूजली पैक लिख लीजिए, ठीक है। समझ नहीं बात? क्लियर? इसका है कि दे इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और दे एंटरिंग इन नेगेटिव चार्ज। अब ये थोड़ा मिस्टीरियस है, हम आगे समझेंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा से बता देता हूं। पहले दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्ट, they act longitudinally, they exert lateral pressure, they never intersect each other, they formed imaginary space, a tangent drawn on these lines shows its direction, intensity is maximum whenever they are closely packed, intensity is minimum whenever they are loosely packed, they emerge from positive and they entering in negative। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि हम टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव क्यों लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा तो फील्ड बनाएगा, समझ रही है नहीं बात? वो फील्ड बनाएगा जिस वजह से हमारे पास थोड़ा एक्सेसमेंट आ जाता है कि अगर मान लो कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर हमारे पास नेगेटिव फील्ड होगी तो अट्रैक्ट कर लेगा। अगर वहीं मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो वो क्या करता है नेगेटिव चार्ज आपका बेटा, कि ये फील्ड को एब्जॉर्व करता है, इसके अंदर वो एंटर करती है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो भैया ये भगवान की देन है, समझा नहीं बात? आप इस चीज को छोड़ दीजिए, ये ठीक है भगवान की देन है, बस इतना सा आप आंसर लिख सकते हो। दीज आर नेचुरली प्रोसेस्ड यार, फंडामेंटल नेचर है।
वो चाहते हैं तो हो सकता था नेगेटिव पॉजिटिव होता है। फंडामेंटल नेचर है, इस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितना हद तक समझ पाएंगे कितना नहीं समझ पाएंगे वो तो डिपेंड करता है। फिलहाल हमें इतना ही पता चला है कि ये फंडामेंटल नेचर है कि नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिव चार्ज उसे इमर्ज करता है, एमिट करता है। ठीक है, आप एमिट भी लिख सकते हैं, एमिट फ्रॉम इमर्ज, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एमिट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आप जरा इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है कि नहीं है। मैं इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू कर, मुझे इसको रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको मैं पहले बता दूं क्लियर है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको क्लोजली कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मैं कैमरा थोड़ा इसके ऊपर फोकस कर देता हूँ, ठीक है। ओके, होप यू विल गेट। चलिए देखते हैं, अब एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है कि नहीं बेटे। चलिए, जितनी हो जाएंगी उतना तो करेंगे, बाकी टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम ही रहता है। प्रॉपर्टीज आपने लिख ली है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझने की जरूरत है, समझने का प्रयास करना, समझ जाओगे तो बहुत बेस्ट है। क्योंकि मैं आपको अब, अगर मैंने 13-14 प्रॉपर्टीज लिखवाई है तो ये सारे के सारे अपने आप में क्वेश्चंस और आपके साथ के साथ आंसर है। अब आप ये सोचिए कि इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपने कर लिए, इतने मैंने ऐसे पढ़ा दिए। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना बेटे, मैं क्वेश्चन गिनने नहीं दूंगा आपको, एक बात पहले बता दूं। मैंने आपको पहले कहा कि 100-200 क्वेश्चन तो हमारे लिए नॉर्मल्स होंगे। आप ये देखो, मैं इतने कंसेप्ट पढ़ा जा रहा हूँ, मैं तो दो क्वेश्चन आपको उन कंसेप्ट के ऊपर अभी दे सकता हूँ। यानी कि चैप्टर तो अभी ढंग से शुरू नहीं हुआ। अगर चैप्टर ढंग से शुरू हो जाए तो कम से कम आप इसमें 300-400 क्वेश्चन कर लोगे, समझ नहीं बात। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से रेडी रहना, स्पेशली जो मेरे से जुड़े बच्चे हैं, जो मेरी क्लास में आते हैं, रेगुलर क्लास में आते हैं, वो बहुत सावधान रहे इस चीज को सोच करके कि अगर मैंने क्वेश्चन देने शुरू करे तो बेटा आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि खेलने की फुर्सत हो या किसी पढ़ना है तो जबरदस्त तरीके से पढ़ो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, समझ नहीं बात। चलिए, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये तो नेचर का रूल है कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है और कोई नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है बेटा, पॉजिटिव से निकलेंगी। अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे कैसे हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं है। जब मैं आपको इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा उसकी बात ये कि पहली प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ कंडक्ट। सरफेस ऑफ कंडक्ट, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए अगर मेरे पास कोई चार्ज है, अगर उससे कोई फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं निकल रही, होपफुली क्या नहीं निकल रही, परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है, नहीं निकलेंगी, ये तो था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम क्वेश्चन इसके ऊपर कर रहे थे अगर परपेंडिकुलर नहीं निकलेंगी तो बेटा होप कि दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये इंटरसेक्ट कर जाए। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कभी इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। तो ध्यान से समझना, इसका जो आंसर है वो आंसर ये बनता है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्ट। फिर दोबारा से बता दूं कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैं क्या लिख रहा हूं, दे नेवर intersect each other, that's why they always perpendicular to the surface of conduct। लेकिन इसका आंसर क्यों इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, उसका आंसर अलग है। दोनों के आंसर सेम नहीं है। इसका आंसर है कि इंटरसेक्ट नहीं करती है, इस वजह से परपेंडिकुलर है, उसका आंसर हम बाद में पढ़ेंगे। अब तीसरी, हमने पढ़ा था एक वर्ड स्प्लिट आइस, क्या पढ़ा था, स्प्लिट आइस। तो एल पे आ जाए तो दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, क्या लिखा हमने, लेटरल प्रेशर। चलिए मैं समझाता हूं लेटरल प्रेशर कैसे। मान लीजिए कि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। बेटे बहुत प्यार से समझना यार, फिजिक्स में आपको मैं कोशिश ये करूंगा, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं ना तो आपको मक्खन की तरह समझ में आ जाए। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको हीरो बना दूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत किस हिसाब से करते हो। अगर आपकी अच्छी मेहनत रहेगी तो अच्छा सीख जाओगे, मेहनत कम रहेगी तो नहीं सीख पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जरा ध्यान से देखना, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव का तो नेचर है कि रेपल करते हैं, क्या करते हैं, रेपल करते हैं। बात समझा ही नहीं आई, क्या करेंगे, रेपल करेंगे। मैंने अगर पास लाने की कोशिश, आपने कभी बलून देखा होगा, एक बलून है, आप अगर उसे ऐसे दबाते हो ना तो अंदर से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसी को हम लेटरल प्रेशर कहते हैं।
तो सेम एज इन फील्ड्स के साथ होता है। अगर मैं इन दोनों को पास लाने की कोशिश करूंगा ना बेटे, तो क्या होगा, पीछे से भी एक प्रेशर लगाएंगे एक दूसरे को, यहाँ से प्रेशर दूर भगाएंगे ना, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। जब दूर भगाएंगे तो पीछे की तरफ भागेंगे, तो जब उस टाइम पे प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, लेटरल प्रेशर। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं कि अगर मैंने कोई एक बैलून लिया और मैं ऐसे दबाता हूं, तो होगा क्या, अंदर से एकदम प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह वैसे तरीके से कुछ इनके बीच में भी रिपल्शन पैदा करते हैं, तो इनके साथ क्या होता है बेटा, ये इस तरीके से एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलने के लिए प्रेशर लगाते हैं। उस प्रेशर को हमने नाम क्या दिया, लेटरल प्रेशर। ठीक है, तीसरा है आपका दे एक्ट लॉन्गिट्यूडनल टू ईच अदर। तो लॉन्गिट्यूड समझते हो, ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं अर्थ के ऊपर। आपने कभी अर्थ देखी हो तो अर्थ ऐसे होती है हमारी अर्थ, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, है ना, तो इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनली चलती है, कभी फ्लैट नहीं चलेगी। नियर बाय फ्लैट हो सकती है, लेकिन फ्लैट कंप्लीटली नहीं होती, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ठीक है, फ्लैट कभी नहीं चलेगी, नियर बाय हो सकती है। तो ये थोड़ा इस तरीके से चलती है, जैसा आपको पता होगा लॉन्गिट्यूडनली, जैसे आपके अक्षांतर और देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने पढ़ना था बेटा कि दे फॉर्म्ड इमेजिनरी स्पेस, वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो है अगली, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बहुत आंसर है, देखो अलग अलग चीजें अलग अलग आंसर देते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देते हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भेजी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भेजी और इंटरसेक्ट कर दी, समझ में नहीं बात, डायरेक्शन एक ये भी बनी, डायरेक्शन एक ये भी बनी। अब एक पॉइंट के दो कंपोनेंट्स पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट्स के दो कंपोनेंट पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से इंटरसेक्ट नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं देखना चाहूं तो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि दे, अगर हम कोई भी मान लो कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसी के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दी बेटा, टेंजेंट। अब मेरी बात समझ रहे हो, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस तरीके से। तो एक टेंजेंट, इनके डायरेक्शन हम निकालते हैं टेंजेंट के थ्रू। इनके डायरेक्शन किसके थ्रू निकालते हैं, टेंजेंट। हमने वैसे तो कोई डायरेक्शन पढ़ी नहीं, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, इसकी डायरेक्शन मिलेगी बेटे। बात समझ नहीं आई, तभी डायरेक्शन मिलेगी। तो इसका मतलब एक टेंजेंट तो सिंगल डायरेक्शन दिखाती है, टेंजेंट तो डबल डायरेक्शन दिखाती नहीं है। ये भी आंसर है इसका कि अगर इनको इंटरसेक्ट करा दिया तो एक टेंजेंट अगर मैं एक तरफ दिखाऊंगा तो सिंगल डायरेक्शन होगी, दूसरी तो पता नहीं चलेगी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डायरेक्शंस में है, दो डायरेक्शन में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दो आंसर आपको तो पता चल गए कि दो कंपोनेंट पॉसिबल नहीं है, और हम डायरेक्शन इसकी टेंजेंट से निकालते हैं। टेंजेंट एक वक्त में डायरेक्शन दिखाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल है तो टेंजेंट अगर मैं देखूंगा तो एक ही डायरेक्शन दिखाएगी, दो कंपोनेंट की डायरेक्शन कभी भी नहीं दिखाती। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, बाकी तो आप समझ ही चुके हो। इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेनेवर दे क्लोजली पैक्ड। तो इसको समझते हैं हम बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। आपने कभी देखा होगा कि आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हो और आपने एक फोन लिया, आपने किसी को फोन कॉल करी और आप बिल्कुल बेसमेंट में हो। समझ में नहीं बात, कहाँ हो आप, बेसमेंट में हो। हमारे पास एक टावर से दूसरी टावर पे जो चलने वाली फील्ड लाइंस है, उनमें मोस्ट ऑफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है, उन्हें ईएम वेव्स कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है तो वो ईएम वेव्स, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे क्लोजली पैक्ड और कैसे लूजली पैक्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक बच्चा नीचे और एक बच्चा ऊपर है, जो टावर से थोड़ा पास में है और एक बच्चा टावर से बहुत दूर में है। समझ में, जो टावर की रेंज होगी, जो पास में बच्चा उसका फोन बहुत जल्दी मिल जाएगा, नेटवर्क सिस्टम अच्छा होगा, हाँ है ना। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि वो फील्ड रेंज में आ रहा है। बात समझ आई। और जो बच्चा बेसमेंट में होगा उसका तो बिल्कुल ही टावर नहीं मिलेंगे, तो वहां पर तो बेटा जो इंटेंसिटी होगी, जो अप्लाइड फोर्स हो गया, जो ईएम वेव्स की इंटेंसिटी होगी, वो तो बहुत कम हो जाएगी। एक छोटा सा और एग्जांपल, हाई टेंशन वायर है, समझाई नहीं बात, बहुत हाई टेंशन, 11,000 किलो वोल्ट की वायर हमने ले ली, 11,000 वोल्ट की वायर हम कह सकते हैं, वो चल रही थी। ठीक है, अगर मैं उसके बिल्कुल नजदीक चले जाता हूं तो मुझे पकड़ लेगी, अट्रैक्शन कर लेगी, बात समझ में नहीं है। और जब वो खींच लेगी मुझे, तो खींचने के बाद क्या होगा बेटा कि वो तो उसने अपनी इंटेंसिटी, अपना फोर्स मेरे ऊपर क्या दिखाया, बहुत हैवी दिखाया। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो होता है, तो हैवी दिखाया, तो यानी कि मैं उसके पास था, उसकी रेंज में था, तो वो मैं क्लोजली पैक हो गया। और अगर मैं यही उससे यहाँ पे हूँ और कम से कम 100 मीटर की दूर पर हाई टेंशन वायर है, तो मैं उससे बहुत दूर चला गया, मैं लूजली पैक्ड हो गया। तो इसलिए मेरे ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम होगी, लेकिन जब मैं उसके पास रहूंगा तो बहुत ज्यादा होगी। तो इसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी बहुत मैक्सिमम, यानी कि उसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स किसी एक यूनिट चार्ज पे मैक्सिमम हो जाता है जब आप उसके साथ क्लोजली पैक्ड होते हो, और जब आप उससे दूर होते हो, लूजली पैक्ड होते हो, तो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये हाई टेंशन वायर थी, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये तो खुशी से झूम रहा है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ लूजली पैक्ड है,
ये लूजली पैक्ड है, इंटेंसिटी जो है इसकी कम है, लो इंटेंसिटी है, समझा नहीं बात। और अगर इसी हाई टेंशन के वायर के आसपास कोई बच्चा खड़ा हुआ था तो भैया इसके तो तोते गुल हो जाएंगे, इसकी हालत खराब हो जाएगी, समझा ही नहीं है बात, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोजली पैक्ड है। कैसे पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड। तो होप यू ऑल आर गेट ऑल दीज थिंग्स जो मैंने आपको पढ़ाई। स्प्लिट आइज की प्रॉपर्टीज के नाम से पढ़ा मैंने, 13-14 प्रॉपर्टी लिखाई, एक सी छोड़ा, थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइज है, उसे भी पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझा दी, आप अच्छे से समझ सकते हो। तो कभी भी ये मत मानना कि फिजिक्स बहुत इजी है, हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसे इजी बनाना है। हालांकि मैं ये सब्जेक्ट इजी नहीं होता साइंस साइड में, लेकिन उसे इजी बनाया जाता कब, जब आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है बेटे, आप अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, मैं पेज पे शायद लिख के दे दूं या फिर मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे भी होगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम कर देंगे। कंसेप्ट आपने सीख लिया, 2-4 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट मैंने बना के दे दीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आपको मिल जाए। एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड चैप्टर में 2.1 या 2.2 देखना आप एनसीईआरटी में, ठीक है। सेकंड में वहां पर पोटेंशियल है, आप पोटेंशियल की जगह वहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पोटेंशियल नहीं निकालना, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना है, सॉल्व हो जाएगा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आ जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बेटे, समझा नहीं बात। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू। आप पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है, थैंक यू।